अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9 केमिस्ट्री हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 2। आज हमारे पास है बोहर एटॉमिक थ्योरी, यानी बोहर ने एटम्स के बारे में जो थ्योरी पेश किया था क्लास 9 के लिए हम करने जा रहे हैं। तो हमने पढ़ लिया था कि रदरफोर्ड ने अपना थ्योरी पेश कर लिया था। रदरफोर्ड ने 1911 में अपनी थ्योरी पेश की थी। उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, उन ड्रॉबैक्स को देखने के लिए वहाँ पे जो है न्यूक्लियस की जो पोजीशन थी वो तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट उसने बताया था। न्यूक्लियस यानी सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम में हमारे पास न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस का जो पोजीशन था, उसने न्यूक्लियस की जो पोजीशन थी उसको तो आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में वो नहीं बता पा रहे थे, वो सही से यानी एग्जैक्टली नहीं बताए थे। इसलिए बोहर ने एक नई थ्योरी पेश की 1913 में। ठीक है, कब पेश किया? 1913 में। प्रेजेंटेड बाय नील बोहर। नील बोहर नील बोहर ने हमारे पास प्रेजेंट किया। अब इसके जो मेन पास्टुलेट्स है हमारे पास आज हम करने जा रहे हैं मेन पास्टुलेट्स हमारे पास हैं। इसका जो पहला पॉस्टुलेट है, इसने बताया कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इन सर्कुलर पाथ्स को क्या कहते हैं? ऑर्बिट या शेल का नाम दिया। यानी इलेक्ट्रॉन्स और रिवॉल्व around a nucleus in a circular path called, उसको क्या कहा? called ऑर्बिट या शेल का नाम दिया। ऑर्बिट का नाम हमारे पास रदरफोर्ड ने पहले दिया था, इसने अब एक नया नाम दे दिया हमारे पास, शेल। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इन सर्कुलर पाथ्स को उसने क्या नाम दिया? ऑर्बिट या शेल का नाम दिया। ऑर्बिट और शेल का नाम दिया। ठीक हो गया। अब दूसरा हम लिख लेते हैं, ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी। हर ऑर्बिट की जो हमारे पास क्या होगी, इन सर्कुलर पाथ्स को हम ऑर्बिट या शेल का नाम देते हैं। उन हर सर्कुलर पाथ्स की अपनी एक मखसूस एनर्जी होगी, सो कॉल्ड, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और एनर्जी पैकेट्स का भी हम नाम देते हैं इनको। ईच ऑर्बिट हैज फिक्स एनर्जी, सो कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और एनर्जी पैकेट्स। ये दो पॉइंट हो गए हमारे पास। पहला पॉइंट उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। उन सर्कुलर पाथ्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट या शेल का नाम देते हैं। और हर ऑर्बिट या शेल की अपनी एक मखसूस एनर्जी होती है, इसलिए हर ऑर्बिट को क्या कहते हैं? हम एनर्जी लेवल या एनर्जी पैकेट्स का नाम देते हैं। तीसरा इसने बोला कि हमारे पास जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस से जितना दूर होगा इतना उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। द फर्दर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर एनर्जी इट हैव। जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होगा उतना उसकी एनर्जी हमारे पास क्या होगी? दूर होगी। ठीक है, इसको यहाँ पर तक लिखना है, तो अगर किसी ने नोट कर लें, मैं अब इसको फिर मिटाने जा रहा हूँ। चलिए, ये हमारे पास हो गया। अब जो इसके बाद फिर हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास कहा उसने कि ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स कैन revolve around a orbit whose angular momentum is equal to h upon 2 pi। ठीक है, only those electrons can revolve around the orbit whose angular momentum is a integral multiple of h upon 2 pi।
यानी सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स ही उस मखसूस ऑर्बिट के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर सकते हैं जिनका जो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है, जिनका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, यानी 1 के बाद 2 आ जाए, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 हो। सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन ही उस मखसूस शेल में या उस मखसूस ऑर्बिट में हमारे पास रिवॉल्व कर सकते हैं, बाकी उसमें नहीं हो सकते। यहाँ पे अगर हम h की बात करें तो ये हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है 6.624 जूल सेकेंड, ये इसकी हमारे पास वैल्यू है। जबकि अगर 2 हो गया और पाई की वैल्यू ये भी कांस्टेंट है 3.14 हमारे पास पाई की कांस्टेंट वैल्यू है। इस चीज़ को हम पुट कर लेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कौन से आपके पास शेल में होंगे या किस ऑर्बिट में आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपको यहाँ से निकाल सकते हैं। अब चौथा चीज़ जो हमारे पास ये एक्सप्लेन करने जाता है, जो रदरफोर्ड की भी डिफेक्ट थी वहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ इसने एक्सप्लेन कर दिया। इसने कहा कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कैन मूव फ्रॉम, वो जा सकते हैं हायर से हायर टू लोअर शेल, और लोअर से लोअर टू हायर शेल, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल और लोअर शेल टू हायर शेल। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ लोअर शेल से वो हायर शेल की तरफ भी जा सकता है, ये यहाँ से नीचे भी आ सकता है और नीचे से ऊपर। ये ऊपर वाला हमारे पास जो भी हमारे पास ऊपर होगा उसको हम क्या कहते हैं, हायर शेल, और जो नीचे होगा उसको हम क्या कहेंगे, लोअर शेल की बात करेंगे। तो इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम हायर शेल टू लोअर शेल और लोअर शेल टू दी हायर शेल। इसने कहा जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या करता है, किसी हायर लोअर शेल से किसकी तरफ जा रहा है, हायर शेल, या हमारे पास आ रहा है हायर से लोअर की तरफ, तो अब हायर से लोअर आया है उस टाइम वो एनर्जी को क्या करेगा, इमिट कर देगा, यानी एनर्जी उसको कम करके अपनी एनर्जी नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि जितना न्यूक्लियस से शेल दूर होता जाता है उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होती है। अब इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो उसको नीचे आने के लिए अपनी एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, इमिट करना पड़ेगा। इसी तरह लोअर से जो हायर शेल, अब नीचे से इसने ऊपर जाना है, लोअर शेल से उसने कहाँ पे जाना है, हायर शेल में, तो उस टाइम इसको अपनी एनर्जी क्या करेगा, वो सराउंडिंग से कहीं ना कहीं से बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को वो क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। हायर से लोअर की तरफ आ रहा है यानी ऊपर वाले से नीचे की तरफ आ रहा है, उस टाइम वो एनर्जी को क्या कर लेगा, इमिट कर लेगा। लेकिन अगर लोअर से वो किसकी तरफ जा रहा है, हायर की तरफ जा रहा है, तो उस टाइम एनर्जी को क्या करेगा, वो ऑब्जर्व करेगा। या एक पर्टिकुलर शेल जब तक इस मखसूस शेल में, यानी या इस शेल में है या इस शेल में या कहीं और कोई दूसरा तीसरा शेल में है हमारे पास, तो पार्टिकल शेल में है तो उस टाइम पे नाइदर इमिट नॉर ऑब्जर्व, न वो एनर्जी को इमिट करेगा उस टाइम पे, न वो एनर्जी को क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, ये इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं और उस टाइम वो हायर से लोअर शेल की तरफ भी जंप कर सकते हैं, लोअर शेल से हायर शेल की तरफ भी जंप कर सकते हैं। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल की तरफ जाएगा तो उस टाइम वो एनर्जी को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। इसी तरह जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल की तरफ आता है यानी ऊपर वाले शेल से नीचे शेल की तरफ आता है तो वो एनर्जी को क्या कर लेगा, उस टाइम इमिट कर लेगा। और जब वो कोई पार्टिकुलर यानी मखसूस शेल में है तो उस टाइम पर वो ना एनर्जी को ऑब्जर्व करता है और ना एनर्जी को वो क्या कर लेता है, हमारे पास इमिट कर लेते हैं। इसलिए जब भी इनका स्पेक्ट्रम बनाया जाता था तो वो क्या कर रहे थे, लाइन स्पेक्ट्रम दे रहे थे हमारे पास। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं देने की एक वजह थी कि वो पार्टिकुलर शेल में होते हैं तो उस टाइम ना एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं ना एनर्जी को वो इमिट कर रहे होते हैं। तो अब ये लाइन स्पेक्ट्रम देने की वजह ये थी कि जो हायर से वो लोअर शेल की जंप करता है या लोअर से हायर को जंप करता है तो उस टाइम वो एनर्जी को इमिट या ऑब्जर्व कर लेगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट इसने हमारे पास है कि वो चेंज इन एनर्जी जो आ जाए, चेंज इन एनर्जी यानी डेल ई जो हमारे पास है डेल्टा ई, तो E2 माइनस E1 इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी बाय यूजिंग दिस फार्मूला डेल ई यानी चेंज इन एनर्जी E2 माइनस E1। डेल ई यहाँ पे हमारे पास क्या है, चेंज इन एनर्जी है, चेंज इन एनर्जी में जो चेंज आए। E2 है हायर शेल और E1 हमारे पास क्या है, लोअर शेल, यानी हायर शेल की एनर्जी से लोअर शेल की एनर्जी को हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन एनर्जी हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास किसका था, बोहर एटॉमिक थ्योरी के बारे में थी।
एक दफ़ा इसको फिर से देख लेते हैं कि बोहर हमारे पास कहता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इन सर्कुलर पाथ्स को हम क्या नाम देते हैं, ऑर्बिट या शेल का नाम दे रहे होते हैं। इन सर्कुलर पाथ्स को हम ऑर्बिट या शेल का नाम देंगे। हर शेल की अपनी एक मखसूस एनर्जी होगी, उस मखसूस, इसलिए हम हर शेल को क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल या एनर्जी पैकेट कहते हैं। तीसरा पॉइंट इसने बोला था कि सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन ही इस मखसूस यानी शेल में या ऑर्बिट में हमारे पास घूम सकते हैं जिसकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, h/2 पाएंगे। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल की तरफ आएगा उस टाइम वो एनर्जी को इमिट करेगा। बिल्कुल इसी तरह जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल की तरफ जाएगा तो उस टाइम वो एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। और जब तक वो किसी पर्टिकुलर शेल में है, चाहे वो हायर हो चाहे वो लोअर है, तो वो पर्टिकुलर शेल में है तो उस टाइम ना एनर्जी को ऑब्जर्व कर सकता है और ना एनर्जी को वो इमिट कर सकता है। अब यहाँ से हमें इसने एक और फार्मूला बताया कि हम जो चेंज इन एनर्जी आएगा, यानी हायर से लोअर जाएगा या लोअर से हायर की तरफ जाएगा, तो इसमें कोई ना कोई एनर्जी के चेंज आ जाए तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से, बाय यूजिंग दिस फार्मूला डेल ई E2 माइनस E1। E2 यहाँ पे हमारे पास एनर्जी है हायर शेल का, जबकि E1 है हमारे पास किसका, एनर्जी इन लोअर शेल। लोअर शेल से हायर शेल की तरफ जहाँ पे भी आ जाए आप उस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।